नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ करने पहुंचे। उन्होंने इसका शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम सीएम निवास कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसके बाद भूपेश बघेल तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के लिए आयोजित सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मितान क्लब में सदस्यों की संख्या 40 होगी। वहीं युवा मितान क्लब के लिए 40,000 का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के बजट सत्र में साल 2020 से 21 से इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की योजनाओं में शामिल है। इसलिए युवाओं के लिए राजीव गांधी युवा मितान योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा था। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनमें कौशल विकास किया जाएगा। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय के वार्डों में एक युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं वार्ड की जनसंख्या 2500 से अधिक होने की स्थिति में वहां 2 युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राजीव युवा मितान क्लब की सदस्य संख्या 20 से 40 तक होगी। इसमें 1/3 महिला प्रतिनिधि होंगे। क्लब के सदस्य की आयु 15 से 40 वर्ष की होगी। राजीव युवा मितान क्लब योजना राज्य के 146 विकास खंडों में चरणबद्ध रूप से की जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर और विभाग स्तर पर अनुभाग अधिकारी राजस्व के नियंत्रण में समिति गठित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। युवा मितान क्लब के संचालन हेतु प्रत्येक तिमाही में 25,000 रुपये की अनुदान सहायता राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग क्लब के सदस्य और कार्यकारिणी सहमति के आधार पर कर सकेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर युवा समाज ही भविष्य के छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवा शक्ति को दिशा देने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। एक बार फिर पुनः सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। तो इस खबर पर प्रशांत द्विवेदी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। प्रशांत, राजीव युवा मितान क्लब का आयोजन किया गया है, किस तरीके से इस क्लब के द्वारा युवाओं को क्या कुछ लाभ मिलेगा? से पहले भी यहाँ महिलाओं को स्वसहायता समूह के जरिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिहाज से और ग्रामीण जीडीपी को बढ़ाने के लिहाज से और मुख्यमंत्री ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया था और आज उसी का नतीजा है कि आज वो सफल है और राज्य में अहम भागीदारी निभा रही है। ऐसे में युवाओं के सामने भी रोजगार का एक बड़ा संकट था और खासकर कोरोना काल में कई जो ऐसे में सरकार है ये युवाओं के लिए मितान क्लब बनाया गया है। दरअसल इससे 13,269 जो है समितियों का गठन होगा और जिस तरह से 25,000 रुपए जो है अनुदान राशि दी जाएगी। ये एक तरह से कहें तो मेडिन के रूप में इसको जाना जाएगा और ऐसे ही युवा रोजगार जिस तरह से सेंट्रल में तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसके तर्ज पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी ये योजनाएं लाएंगी कि जो रोजगार है जिनको नौकरी मुहैया नहीं होती है, तो स्वरोजगार के जरिए वो अपने जीवन यापन और राज्य के विकास में एक अहम भागीदारी निभाए। उसी को लेकर आज इस तरह से एक गठन हुआ है, जिससे खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे। उन्होंने नॉमिनेट किया और भूपेश बघेल जी ने इसका स्वागत किया और इसमें जिला स्तर पर एक गठित की जाएगी टीम, जिसमें कलेक्टर जो होंगे मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे में युवा बड़ी संख्या में यहाँ पे आएंगे और जो भी उनकी अपनी रोजगार है या जहाँ भी है उसके माध्यम से रजिस्टर करेंगे। जो पात्र युवा बेरोजगार होंगे उनको इसके जरिए सहायता दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगा। जी, तो किस तरह की प्रतिक्रिया उनमें से आ रही है, किस तरीके से उत्साहित है युवा इस क्लब को लेकर? जो एक मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित थी। उनको ये डर सता रहा था कि आने वाले टाइम में जिस तरह से उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, उनको रोजगार का कोई जरिया नहीं है, लेकिन अब उनके सामने रोजगार का संकट है
और कई तरह की जिम्मेदारियां। ऐसे में ये घोषणा भूपेश बघेल की युवाओं के अंदर एक नया जोश, नई एनर्जी पैदा करेगा और खासकर वो युवा जो कुछ करना चाहते हैं या उनके पास कोई टैलेंट है जिसके दम बलबूते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो किसी तरह का रोजगार नहीं लगा पा रहा है। ऐसे में ये उनके लिए एक टॉनिक का काम करेगा। और जो शिक्षित बेरोजगार हैं या कोई धंधा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से भी शहरी क्षेत्र में आएंगे, उनको रोजगार का एक बड़ा साधन मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं बलरामपुर जिले के महादेवपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में छुआछूत का मामला सामने आया है। पांडो जनजाति की महिला को प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने के लिए 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर बैठाया गया। आपको बता दें कि ड्यूटी पर उपस्थित नर्स महिला को बोला, मैं अभी नहाकर ड्यूटी पर आई हूं और नाल काटने के बाद दोबारा नहाना पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतजार करने के बाद प्रसूता को परिजन बिना नाल कटवाए ही घर ले आए। इसके बाद परिजनों ने ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी पीड़ा को बताया, जिस पर प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उसके पश्चात यहां पर फटकार लगाई और स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में पीड़िता को रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में एडमिट कराया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में पांडो जनजाति के लोगों से लगातार अमानवीय घटनाओं की बातें सामने आती हैं और ये नया मामला यहां पर एक बार फिर सामने देखा गया। वजह रास्ता पर हॉस्पिटल में जा रहे थे तो रास्ते पर हो गए, तो रास्ते ले फिर वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो मैडम बोले कि नहीं, नारा नहीं छीनेंगे, हाँ नहा लिए हैं। 1-2 घंटा मतलब वहीं बैठ के रहे, इसके बाद घर वापस चले आए। सुबह में जब संज्ञान में हमारे आया कि पंडे परिवार का एक प्रसव हुआ जो कि गाड़ी में ही हो गया था, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया वहाँ पर महादेवपुर में। तो वहाँ पर जो सिस्टर के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार करने के बाद हमने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया, फिर उसके बाद उसको वहाँ से हटा भी दिया गया है। ब्रिजेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र, सख्त यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की लापरवाही बरती है और ये अमानवीय तरीका बिल्कुल गलत है। पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय के लोगों का भी मृत्यु का सिलसिला थमा नहीं था कि दूसरा कारण यह मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार महादेव उप स्वास्थ्य केंद्र मानपुर पंडो पट्टी इंद्रजीत पंडो प्रसूति के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची थी, जहां पर अनीता मरावी नाम की जो स्टाफ नर्स हैं वो बच्चे की नाल काटने से मना कर दिया गया। उनके द्वारा यह बोला गया कि अभी मैं नहा कर आई हूँ, दोबारा नाल काटने के बाद मुझे नहाना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही अमानवीय घटना है, बहुत ही निंदनीय बात है। किस तरह का एक्शन इस पर लिया गया है अभी तक ब्रिजेंद्र? बता दूं मैं आपको, बीएमओ के द्वारा उनको सिर्फ नोटिस जारी किया हुआ है अभी तक। कारण बताओ आप क्यों नहीं नाल काटे। चलिए, शुक्रिया आपका ब्रिजेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखा गया किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और ये पहला मामला ऐसा नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर जो पांडु समाज के लोग हैं उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया हो। पांडु जनजाति की महिला को प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने के लिए 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर बैठाया गया और बावजूद इसके वो बिना नाल कटवाए घर गई। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शराब की अवैध तस्करी लगातार जारी है और पुलिस आबकारी विभाग पर तस्करों के साथ मिले होने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर
परसौरिद वार्ड में शराब तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस और आबकारी विभाग को भी दी गई थी। लेकिन सूचना मिलने के बाद भी आबकारी और पुलिस विभाग ने मामले में लेट लतीफी की और शराब को जब्त करने के बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। वहीं शराब तस्करी के खिलाफ 18 दिन से आंदोलन कर रहे बीएसपी के जिला अध्यक्ष आशीष रात्रे ने पुलिस विभाग पर तस्करी और तस्करों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। जो वर्तमान में अभी हम लोग समस्त वार्डवासी सूरीद, जोधापुर, डाक बंगला और बागतरी के ग्रामीण पिछले 17 दिनों से सूरीद वार्ड में शराब दुकान बंद है। बंद कराने के लिए लगातार आंदोलन है। आंदोलन की इसी कड़ी में हम लोग रात में 10:30 में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल में शराब दुकान को बंद कराने के लिए। शराब दुकान 10 बजे बंद होने के बाद शराब दुकान के सेल्समैन और सुरक्षा गार्डों द्वारा अवैध तरीक़ों से, जबकि आपको ज्ञात होगा कि लगातार हम लोग 18 दिनों से आंदोलन में बैठे हैं, किसी प्रकार का शराब प्रेमी अभी तक यहाँ लेने वाले नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इन लोग सेल से दिखाने के लिए, बिक्री दिखाने के लिए अवैध तरीके से सेल्समैन और सुरक्षा गार्डों द्वारा बार बार बैग में भर कर आना जाना ले जाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चुनेश, यहाँ पर बड़ा आरोप लग रहा है प्रशासन पर कि शराब तस्करों के साथ मिली भगत है इनकी, कितनी सच्चाई इन आरोपों में? जी मैं बता दूं कि यह लगातार जो है शराब भट्टी को बंद कराने को लेकर 19वें दिन अभी आंदोलन जारी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद के लोग उसमें शामिल हैं। बावजूद इसके रोज रात में उस भट्टी के द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। और जो विभाग है, आबकारी विभाग, वो अपने कर्मचारियों को संरक्षण देने का फुल जोर प्रयास कर रही है। इसमें ना तो कोई एफआईआर हुई अभी तक, नहीं आबकारी विभाग कोई कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो कैसी लगाम लगेगी इन अवैध तस्करों के कारोबार पर, इनके कारोबारियों पर? आबकारी विभाग से भी संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन आबकारी विभाग का साफ कहना है कि कर्मचारी है, कर्मचारी का भी पीना खाना है, वो अपने खुद के प्रयोग के लिए ले जा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई वो वहाँ पे जो कार्य करता है वो यदि पीने के लिए भी ले जा रहे तो 4 पौवा लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 62 नग बरामद हुए। मैडम चलिए, शुक्रिया आपका चुनेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।